नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए, आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं किशोर शाह, ऊंझा से जुड़ रहे हैं, जीरा ट्रेडर हैं। हमारे साथ अश्विन भाई नायक हैं, चेयरमैन हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स के। अखिलेश जैन हैं हमारे साथ, टेक्निकल IQ के। और रवि दियोरा हैं कुंवर जी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं आज। हालांकि मसालों में लगातार गिरावट का माहौल है। आज भी टर्मरिक 6% गिरा है और जीरे में भी करीब 3.5% की गिरावट आई है। इसी पर हम पहले बात करेंगे। और अश्विन भाई, आप जरा बताइए, लगातार मैं पहले शुरुआत, अच्छा किशोर जी आप पहले बताइए, जीरे में पिछले कुछ दिनों से लगातार दबाव का माहौल बना है। ये दबाव क्यों है और क्या ये दबाव अभी और बढ़ सकता है? मैंने आपसे काफी देर के बाद बात हो रही है सर। मैंने आपको बताया था कि इस बार सबसे ज्यादा इशू जो आया वो है NCLEX की एक्सपायरी का। अच्छा। सबसे ज्यादा जो डिलीवरी है वो इसी महीने के अंदर ही है। 3,000 टन आसपास से डिलीवरी है और भाव से बहुत हाई। इसकी वजह से ये मंदी थोड़ी गहराई हो जा रही है। और आगे मेन क्या कारण है कि एक्सपोर्ट की डिमांड अभी भी सुस्त है, प्लस इंडिया की डिमांड भी साथ में सुस्त है, क्योंकि वहाँ भी बिकवाली आ गई है। के अंदर थोड़ी बहुत बढ़ी थी। इसके पास जो भी माल बचा है सभी सबको सेल करना है। सबको दिख रहा है कि जीरा आने वाले समय में इसकी सोइंग बढ़ेगी। अच्छा। ये सब कारण मिला के ये अभी जो मंदी का जो जाल बना वो इसके सबसे मंदी आ रही है। अच्छा जी, ओके। तो क्या ये मंदी अभी और बढ़ेगी? हाँ जी, जब तक ये एक्सपायरी का सेटलमेंट है तब तक तो मेरे को मंदी लग रही है कि थोड़ी मंदी बढ़नी चाहिए इसमें। मतलब 20 तारीख तक? हाँ जी, 20 नहीं, लगभग 10-15 तारीख, क्योंकि 15 तारीख स्टॉक डिलीवरी चालू हो जाए 10 से 15 तक। 10 से 15 तक। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ अश्विन भाई नायक भी हैं। अच्छा, लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक बात किशोर जी मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि महंगाई के ऊपर सरकार अभी बहुत एक्शन में है। और आज हमारे संवाददाता अमरीश पांडे ये बता रहे थे कि सरकार की नज़र मसालों की महंगाई पर भी है और मसालों का भी रिटेल इन्फ्लेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और मसालों पर भी सरकार की नज़र है, उसके ऊपर भी एक्शन प्लान बन सकता है। आपके हिसाब से क्या अभी कुछ, हालांकि कोई मसालों, खाने पीने में मसालों का इस्तेमाल ऐसा नहीं कि बहुत, मतलब दाल सब्जी की तरह बहुत पेनफुल होता है, लोग बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि दाम बढ़े हैं तो सरकार की नज़र है, सकता है। वैसे भी मृत्युंजय जी क्या है कि सरकार जब भी चला रही है कि एसेंशियल कमोडिटी में नहीं आती है, तो जैसे दलहन और तिलहन ये 2 कमोडिटी होती है, वो आती है गवर्नमेंट की एसेंशियल कमोडिटी में आती है। तो ज्यादा फोकस जो गवर्नमेंट का रहता है वो इन 2 चीजों पे ज्यादा रहता है, दलहन और तिलहन के ऊपर। मसालों में आज मैंने अभी सुना नहीं कि गवर्नमेंट इतनी एक्शन लेगी, क्योंकि ये तो मेन एक्सपोर्ट की आइटम है। यदि गवर्नमेंट यहाँ पर यदि बैन करती है या कुछ भी रिस्ट्रिक्शन करती है तो उल्टा अपने को मतलब एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, अपना रेवेन्यू घट जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से इसमें लगता नहीं कि ज्यादा इसमें कोई इतना करते। ठीक है, थोड़ा बहुत स्टिक या इंजरी या कहीं पर भी कर सकते हैं, मसाले इतने बढ़ गए हैं, लेकिन एक्चुअली वो बढ़ने का कारण भी मैंने यही था कि इस साल प्रोडक्शन दोनों का कम था, इसलिए बाजार बढ़ा है। अभी जैसे जैसे मार्केट वापस नीचे भी आ रहा है, क्योंकि अभी जैसे नई सोइंग चालू होगी तो बाजार वापस घटेंगे। इन फ्यूचर में आगे जाके ये बाजार वापस नीचे तो आने ही है। मेरे को इसमें ज्यादा नहीं लगता है गवर्नमेंट ज्यादा इसके ऊपर एक्शन लेगी करके। अच्छा, आपको नहीं लगता लेगी? हाँ जी। अच्छा, एक बात और किशोर जी, टर्मरिक पर आपका क्या व्यू है? टर्मरिक में भी आप देखिए 6% का लोअर सर्किट कल भी लगा था, आज भी लगा है। टर्मरिक के दाम भी बहुत तेजी से ऊपर गए थे, अब बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं। हाँ, मेन वही है कि इसके अंदर भी क्या हुआ कि मंडियों के अंदर थोड़ी बहुत आवक भी बढ़ी है, तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि सेलर हावी है और जिसके पास भी जो भी माल मतलब बचा है, ज्यादा लोग तेजी में थे। लेकिन मेरे को लगता है ये बाजार कहीं पे जाके रुकेगा, क्योंकि मसालों की जो एक डिमांड जो आनी है वो लगभग अभी 15-20 दिन के बाद एक बार आनी शुरू होगी। और जैसे चाहे हल्दी हो, जीरा हो, इनकी डिमांड कंटिन्यू आगे तो रहेगी, लेकिन जब भी बाजार घटता है तो क्या डिमांड थोड़ी रुक जाती है। बाजार जैसे भी रुकेगा वहां से एक बार वापस बाउंस बैक तो जरूर आएगा। अच्छा, ठीक है। आप बने रहें सर। हमारे साथ अश्विन भाई नायक भी हैं, चेयरमैन हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स के। अश्विन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताएं सर, इस वक्त क्या हो रहा है जीरे में? क्या ये गिरावट अभी ठीक है आपके, क्योंकि अभी किशोर जी कह रहे हैं कि डिमांड कम है, एक्सपायरी का प्रेशर है, आपको भी यही लगता है?
नमस्कार मृत्युंजय जी। हाँ, वैसे तो किशोर भाई काफी एक्सपीरियंस आदमी है और उन्होंने जो बताया आपको वो सही है, क्योंकि ये एक्सपायरी का प्रेशर तो है ही और डिमांड भी थोड़ी एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों कमजोर थी। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे तेजी भी थोड़ी ज्यादा आई थी, उसी तरह मंदी का भी जो प्रेशर है वो थोड़ा ज्यादा ही है। तो ये प्रेशर आपके हिसाब से बढ़ेगा अभी? मुझे लग रहा है अभी करेक्शन जो एक्सपेक्टेड था उससे भी ज्यादा ऑलरेडी आ चुका है, तो अभी ये करेक्शन और ज्यादा कैरी नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत और हो सकता है, लेकिन बहुत लंबा मुझे नहीं लग रहा अभी 10 से ज्यादा नीचे जाएगा। अच्छा, आज आज एक खबर ये भी आई है कि महंगाई पर भी नज़र है, स्पाइसेस की महंगाई पर भी नज़र है सरकार की। मसालों और में जो तेज़ी आई है, टर्मरिक में, जीरे में, काली मिर्च में, सौंफ में। तो आपके हिसाब से क्या एक्शन, अगर कुछ एक्शन प्लान बनने की बात हो रही है, आज हमारे रिपोर्टर ने ये खबर दी है, तो क्या आपके हिसाब से इसका इम्पैक्ट हो सकता है, या क्या एक्शन आपको लगता है कि होना चाहिए या हो सकता है? हम लोग एक्चुअली एक 8-10 दिन पहले दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफिसर से मिले थे। अच्छा। जो हमारी मुलाकात हुई थी, हम लोग दूसरे इश्यू के लिए गए थे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट मसालों के लिए महंगाई के कारण कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा या लेने के कोई मूड में है। तो ज्यादा से ज्यादा कर भी ले तो इंपोर्ट में से शायद ड्यूटी वगैरह कम करे या ड्यूटी निकाले, वो एक्शन ले सकते हैं। लेकिन कोई एक्सपोर्ट बैन कर देगा ऐसा कोई पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो थोड़े से क्षणों में कोई भी फैसले इतने फास्ट लेते नहीं है। और इसमें मसालों में अभी कोई ऐसा टाइम भी नहीं है कि सीजन हो, स्टॉक लिमिट वगैरह लगाएंगे तो उससे कोई फायदा होगा। तो हमारी जो सरकार एक्शन तो फास्ट ही ले रही है सर। उच्च अधिकारियों से मिले सरकार एक्शन तो फास्ट ही ले रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई एक्शन नहीं, आएगा। अश्विन भाई, सरकार एक्शन तो फास्ट ही ले रही है। आप देखिए, प्याज पर 40% तुरंत लगा दी ड्यूटी। किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने ड्यूटी लगाई ताकि दाम काबू में रहे। टमाटर इंपोर्ट का फैसला लिया गया, प्याज पे लिया गया, दाल पे लिया गया, गेहूं पे लिया गया, चावल पे लिया गया। ये तो सारी कमोडिटी किसानों से ही जुड़ी हुई है ना। लेकिन सरकार को महंगाई को भी देखना है। प्याज, पल्सीस, राइस, शुगर और गेहूं और मसाले, ये सब चीजों में मसाले एक अलग ही सेगमेंट में आते हैं। ये मैं मानता, ये इससे मैं एग्री करता हूँ, इससे मैं एग्री करता हूँ। हाँ, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी नहीं होती जितनी वो चीजें घर में रोज जितने ग्राम में चाहिए उतने ग्राम। हाँ, वो बात तो ठीक है, इससे मैं एग्री करता हूँ आपकी। लेकिन चूंकि महंगाई पर नज़र है तो है। आप देखते हैं, आप कह रहे हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी अधिक से अधिक कुछ कम हो सकती है या घट सकती है, और उसके ऊपर कुछ फैसला हो सकता है। ठीक है। एक सवाल मेरा आपसे अश्विन भाई और होगा कि अभी डिमांड कैसी है, जीरे की डिमांड कैसी है अभी सर? एक्चुअली जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें चाइना एक खाली सप्लायर था, बाकी की कंट्री तो वैसे भी सप्लाई में से आउट हो चुकी है। तो चाइना के रेट और इंडिया के रेट अभी ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी एक्सपोर्ट की डिमांड भी इंडिया में डाइवर्ट होगी और अगले 1-2 महीने में से इंडिया में से एक्सपोर्ट जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। पिछले 1-2 महीने से ड्राई अप हो गया था, वो मुझे लग रहा है अभी एक्सपोर्ट अच्छी खासी मात्रा में शुरू होना चाहिए। कब से? नेक्स्ट 10-15 दिन से, क्योंकि अभी रेट एकदम दोनों इंडिया और चाइना मैच हो गए। चाइना भी उतनी कोई बड़ी क्वांटिटी में ऑफर नहीं कर रहा है और उधर से शिपमेंट निकलना या रिलायबिलिटी, क्वालिटी, वो जो लोग अभी काफी सालों से इंडिया के ऊपर रिलाय कर रहे हैं वो इंडिया को ज्यादा प्रीफर करेंगे। इवन $100-200 ज्यादा देके भी चाइना की जगह इंडिया माल कैसे? चाइना तो डिफॉल्ट की खबर आ रही है कि चाइना डिफॉल्ट कर रहा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। चाइना डिफॉल्ट भी बहुत हुआ है और जो डिफॉल्ट किए छोटे रेट वाले सौदे, उसी सौदों को अभी रेट बढ़ा के वो लोग बेच रहे हैं। तो किशोर जी, आपको भी लगता है डिमांड अभी कुछ आएगी? लगभग महीने पर तो मेरे को नहीं लगता सर आएगी, तो अक्टूबर के बाद आएगी। महीने 1.5 महीने तक डिमांड लगती नहीं कि मेरे को आएगी। अच्छा, अक्टूबर के बाद। चलिए, तो आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम चूंकि मसालों की बात कर रहे हैं, थोक की बात आप कर रहे हैं, लेकिन रिटेल में चूंकि महंगाई का मसला रिटेल से जुड़ा हुआ है और रिटेल में भी बहुत दाम बढ़े हैं जीरे के, हल्दी के, और रिटेल का मूड माहौल बताने के लिए हमारे साथ राजगोर स्पाइसेस के धनंजय राजगोर जुड़ रहे हैं, जो कि रिटेल में काम करते हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत महंगाई के ऊपर हल्ला गुल्ला हो रहा है सर, क्या प्राइस है रिटेल में भी जीरे का? सर, रिटेल में जीरा अभी भी बिक रहा है, समझो ना। अभी कोई सुपरमार्केट में अपन जाएंगे ना तो जीरा यहाँ पर कम से कम 950 के आसपास बिक रहा है किलो का प्राइस। 950 किलो?
हाँ मतलब वैसे हो गया 95,000 रुपये क्विंटल है थोक का अगर जोड़े। रिटेल में, जबकि हमारे होलसेल में रेट अभी भी चल रहा है 650 से 700 की रेंज चल रही है। मतलब 65,000 से 70,000 आप वैसे कह रहे हैं अगर देखें तो, है हाँ ना? 65,000 से 70,000। तो अभी डिमांड कैसी है रिटेल में जीरे की? सर डिमांड जीरे में थोड़ा महंगाई होने के वजह से थोड़ा डिमांड थोड़ा कमजोर हो रहा है दीवार के हिसाब से। कमजोर क्या, लोग जीरा खाना कम कर रहे हैं क्या, ऐसा आप क्या? ऐसा तो नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा है। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री थोड़ा अभी जीरे में थोड़ी डिमांड कम हुई है। अच्छा, तो कब तक कम रहेगी डिमांड? सर डिमांड बस लोगों, अभी सेकेंड राउंड लोगों का शुरू होगा, फिर वापस लोग जीरा लेना चालू हो जाएंगे। अच्छा, तो सप्लाई ठीक ठाक है अभी मार्केट में जीरे की? सप्लाई ठीक ठाक है मार्केट में। इंपोर्ट जीरा थोड़ा चाइना आने की वजह से थोड़ा ग्राहकी थोड़ी कमजोर हो गई है। और दूसरी हमारी भी बिकवाली आई तो दोनों गिराकी दोनों की आवक साथ हुई, तो वो हिसाब से थोड़ा मार्केट डाउन जाएगा। तो आपके हिसाब से अभी रिटेल में दाम कम होंगे या बढ़ेंगे? रिटेल में दाम यही रहेंगे या भी, और स्लोली हम कम होते जाएगा। अभी कम होता जाएगा? अच्छा, अभी कम होने लगेगा ऐसा सर, कम होगा। अच्छा, ओके, ठीक है। चलिए, शुक्रिया धनंजय जी आपका और अश्विन भाई आपका। लेकिन किशोर जी, चूंकि आप मास्टर ऑफ ऑल कमोडिटी हैं, तो जरा बताइए कि ग्वार में क्या हो रहा है अभी, ग्वार में क्या चल रहा है किशोर जी? ग्वार एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है मृत्युंजय जी, क्योंकि मेन रीजन ग्वार के अंदर अभी बजाय जो टिका वो बारिश की वजह से, अभी भी बारिश कहीं भी दिख नहीं रही है। और अपन जैसे भी मौसम की जानकारी लेते हैं तो वहाँ भी सब जगह यही मालूम, अभी भी 15 सितंबर तक बारिश बिल्कुल है ही नहीं है। हाँ। यदि आने वाले समय में 10-15 दिन और बारिश नहीं होती है तो ग्वार के अंदर मेरे को मंदी बिल्कुल नहीं लगती, यहाँ से लेके ही चलना चाहिए। ठीक है, 100-200 रुपए किसी कारण के बस ये करेक्शन आ जाए, लेकिन मेरे को लगता है यहाँ से एक अच्छी तेजी बनेगी आगे जाके आने वाले समय में। आपकी अच्छी तेजी का टारगेट क्या होता है? मतलब यहाँ से और भी 15-20% बढ़ सकता है सर, ऐसा 15-20% और बढ़ सकता है? हाँ जी सर। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि लेकिन क्रॉप डैमेज की जो खबर आ रही है किशोर जी, आपके पास भी आ रही है? हाँ जी, मैं भी किसानों से बात करता हूँ, व्यापारियों से भी बात करता हूँ, काफी लोगों से सुबह में, तो ये बताया है कि जो हालत तो खराब ही है, लेकिन उनको अभी भी आस बसी हुई है कि भाई एक बारिश से तो आ जाए सितंबर के अंदर, तो मतलब फसल थोड़ी बहुत बच जाए। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि जैसे अपन बात करते हैं मौसम के हिसाब से, तो लगता नहीं कि इतनी कोई बड़ी बारिश आने वाली है। ठीक है, छिटपुट बारिश हो जाएगी, कहीं कहीं जगह हो जाएगी, कहीं कहीं नहीं होगी, तो उसके हिसाब से आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा कि कितनी बारिश होती है नहीं होती है। लेकिन नहीं होती है तो वहां से 15-20 और इससे भी ज्यादा मार्केट बढ़ सकता है, कि फिर सब लोग बाइंग, मतलब जबरदस्त बाइंग चालू हो जाएगी वहां पे। ओके, ठीक है। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि आगे अच्छी तेजी इसमें दिख सकती है। बहुत शुक्रिया किशोर जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टमाटर की। टमाटर की बात इसलिए क्योंकि जब टमाटर के दाम बढ़े थे तब भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, 200-250 रुपए टमाटर के दाम हो गए थे। लेकिन अब जो टमाटर के दाम हुए हैं, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे कि इतनी जल्दी टमाटर का भाव इतना कैसे बदल सकता है। देखिए जी बिजनेस संवाददाता सौरभ पांडे की ये रिपोर्ट। पिछले कुछ समय में देश भर के टमाटर के दाम जो थे काफ़ी परेशान करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में एक महीने के अंतराल में जो है टमाटर की कीमत आज के समय में करीब 40 से 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। इसका जायज़ा लेने के लिए हम वहाँ पहुँचे हैं मुंबई के दादर मार्केट में, और आइए सीधा बात करते हैं ग्राहकों और व्यापारियों से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। मैडम, टमाटर की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट आया है, पहले 200-250 रुपया था, अभी 35-40 तक मिल रहा है। सभी भाव में भाव गिरा है, सब में सभी भाव कम हो गए, नहीं तो 100 रुपये के केजी मिल रहा है सब। कोई भी हरा सब्जी देखो बहुत महंगा था, अभी थोड़ा सस्ता हो गया तो ग्राहक को भी संतोष हो गया। अच्छी बात है, भाजी की थोड़ी टमाटर के जो भाव गिरे हैं अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ और भी ऐसे हैं कि एक जगह चढ़ रहा है तो एक जगह उतर रहा है। तो अगर सारी चीज़ें धीरे धीरे अगर लेवल में आ जाए तो अच्छा है, गरीब को तो कम से कम उनको खाने के लिए थाली में तो रोटी और सब मिल सके। अभी बजट में अच्छा लग रहा है, पहले तो 180 रुपया, फिर बाद में 160 रुपया हो गया, अभी 50 रुपया किलो हो गया, तो अभी अच्छा हो गया ना। जिस तरह से आपने सुना कि इस ग्राहक और व्यापारी दोनों ही खुश हैं, और उनका कहना है कि सरकार को इसी तरह से उनके पक्ष में जो है फैसले लेते रहने चाहिए, ताकि उनका जो रसोई का बजट है उस पर कोई ज़्यादा असर देखने को ना मिल सके। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट विद्याधर के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया। तो टमाटर की कीमतों में बहुत तेज़ गिरावट आई है, बहुत तेज़ी से टमाटर के दाम कम हुए हैं। तो टमाटर की कीमतों के मोर्चे पर राहत की खबर है, टमाटर के दाम कम हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। हमारे साथ रवि दियोरा हैं
और अखिलेश जैन है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रवि जी, गोल्ड पर क्या करें आज शाम के लिए? गोल्ड में मुझे लग रहा है कि शाम में भी थोड़ा सप्लाई प्रेशर आ सकता है, पर्टिकुलर जो बॉन्ड यील्ड्स है या डॉलर इंडेक्स है, कुछ भी ऐसा सेंटिमेंट नहीं दिख रहा है कि वो लोअर हो। आज शाम को जो ओपनिंग के डेटा भी है, साथ में कल से डेटा हेवी वीक स्टार्ट होगा। 3 दिन काफी जीडीपी से लेके सीपीआई इन्फ्लेशन, क्योंकि जो फेड जो बड़े डेटा देखता है उसमें वो ग्रोथ देखता है तो जीडीपी के डेटा है, एम्प्लॉयमेंट देखता है तो नॉन फार्म के डेटा है, इन्फ्लेशन में कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा आगे नर्वसनेस मार्केट में बनी रहेगी। जब तक 1970 के ऊपर प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में क्लोज नहीं होते, हाई लेवल पर रेजिस्टेंस बना रहेगा। इंट्राडे स्पेसिफिक बात करें, 58,900 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं गोल्ड के। 59,100 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे बिग वाली कर सकते हैं। डाउन साइड मुझे लग रहा है 58,480 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पे, इस पे आप नजर रखिए। 58,888 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का लेवल है, इस पर आप नजर रखें। अब जरा आप बताइए अखिलेश जी कि आपका टेक्निकल चार्ट आज के लिए गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या कहता है, क्या करना चाहिए? नमस्ते मृत्युंजय जी। मुझे लगता है कि जो फैट से रिलेटेड बातें आ रही है और इंटरेस्ट रेट्स हाइक की बात चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर के जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा डिस्काउंट हो चुके हैं उस न्यूज को लेकर। इट्स वेरी सर्टेन कि 1 या 2 से आसपास हाइक यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी इस साल के अंदर। तो इट्स अ वेरी क्लियर थिंग। तो मुझे लगता है कि जो प्राइजेस हैं वो ऑलरेडी उस चीज को डिस्काउंट कर चुके हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए जब तक गोल्ड स्पेसिफिकली $1910 के ऊपर रहता है, तो मुझे लगता है कि ट्रेडर को यहाँ पे बाय की रणनीति रखनी चाहिए। एमसीएक्स में 58,830 के आसपास भाव मिलते हैं, तो यहाँ पे 58,725 के स्टॉप लॉस से आप बाइंग करें। ऊपर में 59,075 से लेकर 59,500 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं सिल्वर में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। भावों के यहाँ पे थोड़ा सा फिसल आउट होने की वेट करें, क्योंकि अभी पिछले सत्रों में कंपेयर टू गोल्ड सिल्वर में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी आई है। तो मुझे लगता है कि प्राइस थोड़ा ज्यादा करेक्ट होंगे एक बार एंड देन फुल पुल बैक लेंगे। तो 74,900 74,600 के आसपास मिलते हैं भाव, तो वहां पे सिल्वर में खरीदारी करनी चाहिए दिसंबर वायदे के अंदर। यहाँ पर आप 74,475 का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लग रहा है ये भाव 76,000 550 से 800 तक की रेंज में दिखने चाहिए 1-2 वीक के ओके, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है जिगर ठक्कर का। पूछिए ठक्कर साहब। सर अखिलेश जैसे सवाल है, इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें? इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें, बताइए अखिलेश जी, क्या करें? इंट्राडे में मैंने जैसे बताया, थोड़ा सा आप एक बार प्राइजेस को 50 से 100 रुपए गिरने का इंतजार करिए। आप 58,825 के आसपास यहाँ पे खरीदारी करें। 58,735 का स्टॉप लॉस लगाएं आप। ऊपर मुझे लग रहा है कि 59,075 के आसपास तक के भाव यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। और इंटरनेशनल में 1945 तक के भाव लगते हैं मुझे आने। जब तक भाव 1910 के ऊपर मेंटेन है, तो बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ प्रमोद हैं जोधपुर से। पूछिए प्रमोद जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। वैसे ऑल ओवर मसालों के बारे में पूछना है, लेकिन स्पेशली टर्मरिक में नीचे का जो लेवल है वो क्या रहेगा, वो थोड़ा बताना आप, इस अगले वीक का या इस वीक का। बताइए रवि जी। सितंबर की कटिंग बताइए रवि जी, टर्मरिक में नीचे का लेवल आपको क्या दिख रहा है? डाउन साइड काफी अच्छा आ चुका है। अभी मुझे लग रहा है कल फेस्टिविटी के हिसाब से एक और दिन थोड़ा सबड्यूड हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि शायद इस फ्राइडे या अगले वीक से थोड़ी रिकवरी आनी चाहिए। पर्टिकुलर जो प्राइसेस ने और रिएक्शन दिया था फंडामेंटल का, वो ऑलमोस्ट पेयर हो चुका है। डाउन साइड जो बेटर सपोर्ट है वो 13,500 से 13,600 के करीब है। तो मुझे लग रहा है कि वो बॉटम गिनना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म कैरी कर सकते हैं तो ये लेवल पे एक बार आपको कॉन्ट्रा करके बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। और ऑलरेडी आपके पास बाय है तो 13,500 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करे पोजीशन। अपर साइड मुझे लग रहा है कि एक बार 15,000 तक के लेवल आपको फिर से स्क्रीन पे आते हुए दिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर दिनेश हैं हरियाणा से। पूछिए दिनेश जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। हाँ सर, मैंने धनिया लिया है 7700 रुपए पे, और रवि जी ने 81-82 रुपए का टारगेट दिया था। अब वहाँ पे फंसे हुए हैं सर, क्या करें? एवरेज करने का टाइम आ गया क्या? बताइए रवि जी। हाँ, इंट्राडे पोजीशन इंट्राडे ही रखे और ओवरनाइट कैरी करेंगे तो आई थिंक ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि प्राइसेस ऊपर एक बार 8,000 के टच हो गया है। आई थिंक मेरा शॉर्ट टर्म का व्यू अभी भी धनिया पे पॉजिटिव है। ये 2 दिन से जो स्पाइसेस में पर्टिकुलर जीरा एंड टर्मरिक में जो गिरावट है, शायद इसका एक सेंटिमेंट इम्पैक्ट वहां पे है। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ सप्लाई ये काफी अच्छी पोजीशन पे है।
एक दो दिन और यहाँ पे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मैं थोड़ा अवॉइड करने की सलाह दूंगा। अगर 6800 के करीब आता है तो आपकी जो क्वांटिटी ऊपर खड़ी है इतनी क्वांटिटी नहीं बाय कर ले। डाउन साइड जो स्टॉप लॉस ओवरऑल दोनों पोजीशन का लगा है वो 6700 का। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 सप्ताह में 7500 से लेकर 7800 तक के लेवल फिर से अप्रोच हो सकते हैं। ठीक है, ओके, इस पर आप नज़र रखिए कोरिएंडर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और कमोडिटी की। कच्चे तेल पर आपका व्यू अखिलेश जी, क्रूड में टेक्निकली क्या लग रहा है अभी आपको ट्रेड? एक्चुअली यू आर नॉट ऑडिबल, आवाज मुझे थोड़ा सा नहीं। अखिलेश जी, कच्चे तेल पर मेरा सवाल है, क्रूड में क्या करना चाहिए अभी? क्रूड के लिए बोल रहे हैं? हाँ। क्रूड में अभी हम देखेंगे तो एक हरिकेन सीजन चालू होता है मोस्ट ऑफ टाइम, यहाँ जो अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर है, तो वहाँ पे हरिकेन सीजन देखने को मिलता है। और अभी कुछ हरिकेन्स जो भी फोरकास्टेड है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे यूटिलिटीज को हिट करेंगे, तो उसको एक ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। और उस पॉजिटिव सेंटिमेंट ने जो रेट हाइक की पॉसिबिलिटीज है उसको भी अभी थोड़ा सा डिनाई करके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑयल के अंदर किसी भी डिप्स के अंदर बाय करके ही काम करना चाहिए। एमसीएक्स में 6650 के आसपास भाव मिलते हैं, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 6600 का नीचे इसका एक स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में मुझे लगता है कि 6775 तक के भाव यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए आज और कल के सत्र तक। ओके, ठीक है, इस पे आप नज़र रखिए क्रूड पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आशीष जुड़ रहे हैं झारखंड से। पूछिए आशीष जी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। मेरा सवाल नेचुरल गैस से है कि सर्दियों में नेचुरल गैस का क्या आउटलुक रहता है सर्दियों में? सर्दियों में? अच्छा, सर्दियों में तो डिमांड बढ़ती है, लेकिन आप यहाँ की सर्दी का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। यूएस में सर्दी बढ़नी चाहिए, तब वहाँ पर डिमांड बढ़ती है एनजी की, तो उसका इम्पैक्ट आता है। बताइए अखिलेश जी कुछ इसमें और। देखिए, अभी जो रिसेंट रैली यहाँ पे देखने को मिला है, यहाँ पे एक अभी शेवरॉन की जो यूटिलिटीज है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ पे एक स्ट्राइक हिट हुआ है एंड वो स्ट्राइक थोड़ा सा कंटिन्यू रहने का भी एक्सपेक्टेशन है। तो यस, जो पुल बैक आई है ये वो उस रीजन से आई है। मुझे लग रहा है कि जो स्ट्राइक है जल्दी फिसल आउट होगी। तो एक बार फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट सितंबर के अंदर यहाँ पे 225 के आसपास बिकवाली आप करें और इसमें स्टॉप लॉस 229 का रखें। मुझे लगता है 210 तक के भाव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज नेचुरल गैस काफी ऑलरेडी नीचे ट्रेड करा रखी है, तो इसका एक रेंज अबाउट लग रहा है जो ओवरऑल जो मूवमेंट है। तो अभी बिकॉज प्राइजेस रेजिस्टेंस के आसपास है, तो यहाँ पे 225 के आसपास बिकवाली की सलाह है। वहीं नीचे जब अगर 210 आते हैं और ट्रेड फेवर में रहता है, तो वहां पे खरीदारी करके वापस से इसी तरह के मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी सेल ऑन राइज करें 229 के स्टॉक। ओके, नेक्स्ट कॉलर रमेश है। पूछिए रमेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। कैस्टर पर सवाल था, क्या बारिश 15 दिन में नहीं आएगी 15 सितंबर तक? क्या भाव बढ़ेंगे कैस्टर में क्या? बताइए रवि जी। कैस्टर में इतना ज्यादा कोरिलेशन नहीं है। पर्टिकुलर कैस्टर के क्रॉप में थोड़ा बहुत बारिश में डिले भी हो तो भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि कैस्टर के सोइंग में थोड़ा इनिशियली दबाव आया था, बट यस अभी सब कुछ निर्भर है चाइना के डिमांड की ओर से। अगर चाइना की ओर से कैस्टर ऑयल की डिमांड बढ़ती है, पर्टिकुलर वहां की गवर्नमेंट काफी स्टेप्स ले रहे हैं, रोज 1 से 2 स्टेप्स आ रहे हैं टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अगर ये रिवाइवल होता है तो मेरे हिसाब से जो कैस्टर ऑयल के प्राइसेस आप काफी टाइम से देखें तो वो एक रेंज में फंसे हुए 1300 के ऊपर स्टेबल नहीं हो रहे। वहां पे एक उछाल आएगा, इसका एक सेंटिमेंट सपोर्ट आपको आता हुआ दिखेगा। मुझे लग रहा है कि वहां पे आपको 6000 के करीब एक बॉटम मानना चाहिए। अगर प्राइसेस में यहाँ से थोड़ा बहुत और गिरावट आता है और 6040 6050 के लेवल मिलते हैं तो एक बार बाय कर लेना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 5900। अपर साइड मुझे लग रहा है कि 6400 तक के लेवल वहां पे दिखने चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए बहुत शुक्रिया रवि जी आपका, अखिलेश जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।